और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त डीडी न्यूज पर नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हुए धमाके को लेकर आला अधिकारियों के साथ आज करेंगे अहम बैठक। अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। जांच में जुटी सुरक्षा और जांच एजेंसियां, देश के कई राज्यों में अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से करेंगे भूटान की 2 दिवसीय यात्रा। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद, कई गिरफ्तार। विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था गिरोह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काफी व्यस्त इलाके में लाल किला के पास सोमवार की शाम एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर आकर रुकी एक i20 कार में हुआ, जिससे आसपास कई गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में भगदड़ मच गई। ये कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके के बाद की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर जायजा लिया। उधर ब्लास्ट की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के महानिदेशक से बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही सुरक्षा और जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। दिल्ली धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस गश्त और जांच अभियान चला रही है। दिल्ली में हुए विस्फोट को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार देर शाम को हुए ब्लास्ट की घटना पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो इस खबर से अत्यंत दुखी हैं और उनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने ब्लास्ट में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, जबकि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने संवेदना संदेश में लिखा, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। प्रभावित लोगों को अधिकारी मदद कर रहे हैं। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है। दिल्ली में लाल किले ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। लाल किले ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है। इस अत्यंत दुखद घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए बम धमाके पर कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई है। अमित शाह घटना को लेकर आज गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के लाल किले के पास जब बड़ा बम धमाका हुआ उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने घायल जो लोग हुए थे उनसे भी मुलाकात की। इससे पहले घायलों से मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना की विस्तार से जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ये दिशा निर्देश भी दिए कि घायलों को व्यवस्थित उपचार मिले। नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट में हुई जान माल की हानि से व्यथित हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायलों तक सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की घटना पर दुख जताया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली धमाके को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए बताया कि दिल्ली में हुए विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में लाल किले के पास बम विस्फोट में पीड़ितों को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत राहत पहुंचाई। राहत पहुंचाने वाले एम्बुलेंस स्टाफ से डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की। बातचीत करने के लिए रत्नेश गिरी हैं। 102 पर इनकी तैनाती है। रत्नेश, क्या हुआ था, किस वक्त आपको कॉल मिली थी और जैसे ही कॉल मिलती है यहाँ पर कितनी एम्बुलेंस पहुँचती है और कितनी बॉडीज को यहाँ से शिफ्ट किया गया है? मुझे 7:04 में मुझे कॉल मिली सर। ये कॉल मिली मुझे 7:04 पे और तुरंत ही हमारे 102 हार्ड ऑफिस से बोला गया तुरंत रेड फोर्ट पहुंचो और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया है। हम लोग तुरंत 35 से 40 एम्बुलेंस स्टाफ के साथ सीन पे पहुंचे रेड फोर्ट और पहुंचते हम लोगों को देखा कि काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां भी काफी तैनात थी, पुलिस काफी संख्या में तैनात थी और ये भी हमने देखा कि यहाँ पर बॉडी पार्ट्स भी इधर पड़े हुए थे। उसको देखकर आपको क्या अंदाजा लग पा रहा था, क्या आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा ये ब्लास्ट है? वैसे तो हमें देखने में ऐसे ही लग रहा है कि ब्लास्ट को ये मामूली सा ब्लास्ट नहीं है, लेकिन
हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। फिर जैसे ही जानकारी मिलती रहेगी वही सूचना साझा करते जाएंगे, शेयर करते लोगों ने, आपके पूरे स्टाफ ने लगभग कितनी बॉडीज शिफ्ट की हैं? कुछ आपको पता है कि बॉडीज उसमें कितनी थी, कितने घायल थे? कुछ अगर आप हमें बता सके, कुछ आइडिया अगर आपको हो। लगभग 20-25 लोग घायल मिले और 8 लोगों में सूचना मिली जी। ये कॉल आपको 7:04 पर आती है? 4 मिनट में मिली और 10 मिनट के अंदर ही सारे स्टाफ यहाँ पे सीन पे पहुंच गए, रेड पे। आप भी थे उस स्टाफ में? हमारे 102 के पायलट हैं। साफ तौर पर आप देखिए, राजकुमार और रत्नेश गिरी, ये दो वो लोग हैं, वो चश्मदीद हैं। जब इनको जैसे ही यहाँ पर कॉल मिलती है, 102 पर इनकी तैनाती है, ये यहाँ पर पहुंचते हैं और इन्होंने यहाँ से आनन फानन में यहाँ से लोगों को ले जाने का सिलसिला शुरू किया और इनके मुताबिक यहाँ लगभग 8 लोगों की बॉडी यहाँ पर मिली है और 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दिल्ली में हुए बम हादसे के बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह चिल्ला बॉर्डर पहुंची। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि दिल्ली यूपी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले मार्गों पर लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे जंक्शन पर हाई अलर्ट और जीआरपी ने सघन जांच की। जीआरपी ने यात्रियों को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं भी की। वहीं पटना जंक्शन पर बिहार एटीएस की टीम पहुंची और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। यात्रियों ने भी पुलिस कार्रवाई में सहयोग किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे चेकिंग होगी, जिसमें सामान से लेकर आने वाले यात्रियों की स्कैनर से जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं हरियाणा के नूह में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। नूह में नाकों पर वाहनों की कड़ी जांच अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन और पूरे शहर में सघन जांच अभियान शुरू है। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी प्रशासन अलर्ट पर है और डीएम एसपी ने शहर की सुरक्षा का निरीक्षण किया। पुलिस ने वाहनों और रोडवेज बस स्टैंड की जांच की और यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। वहीं चेन्नई में भी दिल्ली कार विस्फोट के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने एगमोर, चेन्नई सेंट्रल और कोयम्बेडु बस स्टैंड सहित प्रमुख चौराहों और प्रमुख केंद्रों पर वाहनों की जांच की। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार से रुड़की तक सघन जांच की जा रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की भी गहन जांच हुई है। वहीं गुजरात में भी वडोदरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। रेलवे और बस स्टेशनों, गेस्ट हाउसों और झुग्गी बस्तियों में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र के पुणे में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और सार्वजनिक जगहों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भी सघन जांच अभियान चलाया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वाराणसी में रेड अलर्ट घोषित किया गया और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में कैंट स्टेशन पर डॉग एस्कॉर्ट के साथ सघन जांच अभियान भी चलाया गया। दिल्ली के लाल किला इलाके में एक कार में हुए धमाके के बाद से देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई और दक्षिण में केरल के तिरुवनंतपुरम तक सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नई दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद सरहदी जिले बाड़मेर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार देर रात से ही पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोर्चा संभाला।
इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और यात्रियों के सामान की गहन तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें। रेलवे सुरक्षा बल ने भी प्लेटफॉर्म और पार्किंग क्षेत्रों में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। आज विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, उस हिसाब से हम ड्यूटी पे हैं। और जैसे स्टेशन है, जो मेन जगह बस अड्डा है, जो इस तरह की जगह है, उनको हम चेकिंग कर रहे हैं। और हमारा बाड़मेर जिला का जो बॉर्डर वाला है, प्रयाग बॉर्डर के जो थाना क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा कर चेकिंग की जाए। आम लोगों से बिल्कुल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम पुलिस फोर्स इनके लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है। और इस तरह आम जनता से यही कोई इस तरह कोई भी संदिग्ध आदमी या कुछ मिले तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दें। दिल्ली में सोमवार की शाम को लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में जांच तेज हो गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। रात भर सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद रहीं और छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे हैं और हम इस समय लाल किले के सामने जो कार ब्लास्ट वाली साइट है वहाँ पर हम हैं। और देख सकते हैं आपकी यहाँ पर अभी भी जो है बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो सैंपल है वो यहाँ से लिए जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मलबा जो है हटाने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही यहाँ पर लगातार जो है NIA और NSG के जवान जो थे यहाँ पर तैनात किए गए थे। इसके अलावा जो है लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार तमाम जो सबूत हैं उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और उन्हें यहाँ से जांच के लिए ले जाया गया है। और लगातार एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं। जांच का दायरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जो है जो रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको वहाँ पर रजिस्टर्ड होने का जो एविडेंस मिला है, उसके बाद से लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, जांच टीमें हैं, वो हरियाणा रवाना की गई हैं, अम्बाला रवाना की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो तार जुड़े हैं वहाँ पर भी टीमें जो है वो पुलिस की रवाना की गई है। पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो तमाम जो घटना स्थल पर जो भी एविडेंस हैं उनको इकट्ठा करने से लेकर उनकी जांच करने तक की तमाम प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके को लेकर भारत स्थित इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास ने संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, भारत स्थित इस्लामी गणराज्य ईरानी दूतावास दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना में कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु और घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त करता है और भारत गणराज्य की सरकार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और उनके लिए धैर्य एवं सांत्वना की कामना करता है। साथ ही इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। दिल्ली बम हादसे पर अर्जेंटीना ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने संदेश में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत कोसिनो मारियानो ने लिखा, अर्जेंटीना की जनता और सरकार की ओर से हम लाल किले पर हुए विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे तो भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती को समर्पित समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत भूटान के संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। PM भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे।
ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू सेकंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिये वांगचुक की 70वीं जयंती को समर्पित समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पिपराहवा पवित्र अवशेषों को रखा गया है। पीएम वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। तो चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है, बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। कल शाम तक चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच गए हैं। 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो 14 नवंबर को आएंगे। इस चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। इस दौर में भी कई बड़े सियासी दिग्गजों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 122 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास सहित कुल 20 जिलों में इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। स्पेशल बूथ से लेकर सेल्फी स्टैंड तक का निर्माण कराया गया है। पहले फेज में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य में चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के करीब 500 कंपनियां यानी लगभग 50,000 जवान पहले से तैनात थे। इसके अलावा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में और 500 कंपनियों को राज्य में भेजा गया है। इंस्ट्रक्शन है उसको 100% हम लोग पालन कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हम लोगों के पोलिंग करने के लिए जो टीम है सभी सुरक्षा बलों के साथ यहाँ से रवाना हो रही है और आज सही समय पर अपने अपने मतदान केंद्र जो उनका गंतव्य स्थल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और कल समय मतदान प्रारंभ करेंगे। सर सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। जो संवेदनशील स्थल हैं या जो वल्नरेबल हैमलेट्स हैं उन पे एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्चेस किया गया है। आज बाजार समिति के प्रांगण से जो ईवीएम को ले जाने वाली टीम है वो पर्याप्त सुरक्षा के साथ जो पोलिंग बूथ है उस पर जा रही है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत या लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत एक कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनाया जाता है ताकि जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वोटिंग का जो प्रारंभ हो गया और उसके बाद पोल के दौरान किसी भी तरह का शिकायत आ गया, किसी भी
कहीं पे इशूज आ गए, किसी भी तरह का लॉ उसको यहाँ से मॉनिटर होता है। लोग बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग 17 नवाचार का प्रयोग कर रहा है। इनका उद्देश्य राज्य में चुनावी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनाना है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को मतदान शुरू होने से पहले अभ्यास में भाग लेने और मतदान समाप्ति होने के बाद फॉर्म 17C जमा करने को भी कहा गया है। इसके अलावा अब बूथ पर मोबाइल ले जाने की इजाजत होगी। विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के बाद 65% से अधिक वोटिंग हुई थी। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज। ये है DD न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है